देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑर्डर सेम होना जरूरी है, तभी हम किसी दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन देखना है कि किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कुछ रूल्स हैं, और वो रूल क्या है ये हम लोग को देखना है। जैसे मान लिया जाए, लिखिए कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 1 2 1 1 0 1, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हम 1 1 0 1 1 1 यानी 3/2 ले लेते हैं। तो ये दो मैट्रिक्स है, इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। हर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए कंडीशन क्या होता है, देखिए, यदि आप ए में बी को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो ए पहले है और बी बाद में है, तो यह तभी संभव है। तो ए बी possible if number of columns in A is equal to number of rows in B। ये शर्त है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम्स और सेकेंड वाला जो मैट्रिक्स है उसका रो इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ ये मैट्रिक्स पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आपको बी ए निकालना होता तो आप कहते बी ए बी इज पॉसिबल, बी ए इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स in B is equal to number of rows in A। यही शर्त होता है। अब देखिए, यदि इस शर्त को दो मैट्रिक्स पालन कर रहा हो तब कहेंगे कि हाँ प्रोडक्ट पॉसिबल है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है, ठीक है ना। और यदि ऐसा नहीं तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं। अब पार्टिकुलर इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए कितना है, बताइए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए तो कितना है जी 3, और नंबर ऑफ रोज इन बी कितना है 3, तो ये इक्वल है ना। तो लिखेंगे कि सो ए बी इज पॉसिबल, ठीक है। उसी तरह से अब बी ए का जब देखना होगा तो देखेंगे बी में बताइए कितना कॉलम है 2, और ए में कितना रो है, तो यह भी बराबर है, यानी इस केस में दोनों पॉसिबल है, ए बी एंड बी ए, है ना। ए बी एंड बी ए दोनों बोथ आर पॉसिबल। अब प्रोडक्ट करते कैसे हैं इसको थोड़ा ठहर कर सीखेंगे। अब देखिए, अभी जो है दूसरा एक एग्जांपल लिया जाए। मान लिया जाए कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं P 1 1 1 2 0 1, और ये 3/2 है। फिर एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 1 1
0 1 1 1 2 1 और इसको 2 1 इस तरह का मैट्रिक्स लेते हैं तो ये कितना हुआ बोलिए 2/4। अब यदि हम आपसे पूछे कि इज पी क्यू, क्या पी और क्यू में प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो आप कहेंगे इज पी क्यू पॉसिबल, बोलिए। तो देखिए पी का कॉलम कितना है 2 और पी में क्यू में रो कितना है 2, तो बराबर है, इसलिए पी क्यू जो है पॉसिबल है। इज पी क्यू पॉसिबल, तो आंसर क्या होगा यस। अब बताइए इज क्यू पी पॉसिबल, बोलिए। तो आंसर होगा नो। क्यों नो? क्योंकि देखिए क्यू का पहला कॉलम लेंगे, जो मैट्रिक्स पहले रहेगा उसका कॉलम लेंगे, तो कॉलम कितना है और रो कितना है 3, तो इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्यूपी पॉसिबल नहीं है। तो इसको दूसरे भाषा में ऐसे कहेंगे ए बी हो या पी क्यू हो, जब कोई दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना, जो उसका शर्त है उसका पालन करे, तो उसको हम लोग कहेंगे कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? तो लिखेंगे हम ऐसा, इसको ऐसे लिखेंगे P and Q are conformable for प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ऑर्डर का यहाँ ध्यान रखना है। यदि हम पी क्यू के बारे में क्यू पी कहेंगे, क्यू पहले रखेंगे और पी बाद में रखेंगे, तो ये नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है ना? चलिए, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहला जो मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम, दूसरा जो मैट्रिक्स होगा उसका रो, यही देखना। तो आप लिख लीजिए। अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इस तरह से लिख लीजिए। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, जो बात बताए हैं, देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल, देन their product A B is possible if number of, वही बात लिख लीजिए, number of columns in A, number of columns in A is equal to number of rows in B। बस। दूसरा तरीका इसका ये होगा कि लेट ए इज इक्वल टू, हम अगर ए आई जे कह दे और बी एक मैट्रिक्स ले ले, इसको बी जे के कह दे, अगर यह m बाई n ऑर्डर का है तो यह n इंटू पी ऑर्डर का होना चाहिए, n बाई पी ऑर्डर का है कि देखिए ये कॉलम्स और ये रो, ये दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए ये आई, ये जे, तो यहाँ का जे और यहाँ का ये रो के जगह पर जे है, ये होना चाहिए। तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी जे के बी टू मैट्रिक्स है। देन अब इसका जो प्रोडक्ट होगा, तो एक नया मैट्रिक्स मान लीजिए कि वो सी होगा, है ना। तो ए इंटू बी दैट इज
ए आई जे इंटू बी जे के एम बाई एन बाई पी। अब देखिए प्रोडक्ट करने का जो तरीका है, अभी हम लोग थोड़ा ठहर कर सीखेंगे। तो प्रोडक्ट करने के बाद यह एक नया मैट्रिक्स आएगा जो आई और के है ना ऐसा, और एन गया तो एन बाई पी ऑर्डर का यह प्रोडक्ट देगा। तो सी आई के एम बाई पी ऑर्डर का यह प्रोडक्ट देगा। अब यह कितना होगा पर्टिकुलर एग्जांपल से हम लोग अभी निकालेंगे। तो देखिए ये हो गया कि कैसे हम डिफाइन करते हैं। अब इसके आधार पर आप देखिए कभी कभी दो मैट्रिक्स दिया रहेगा तो क्या क्या केस हो सकता है। देखिए पहला केस तो ये हो सकता है कि प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल हो, तो पॉसिबल को हम लोग अभी एग्जिस्ट पा सकते हैं। एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट, इसका मतलब कौन कौन बताएगा। अगर कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करे तो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि पहला मैट्रिक्स ए में कॉलम्स की जो संख्या है दूसरा मैट्रिक्स बी में रो की संख्या के बराबर है। तो ए बी एग्जिस्ट एंड बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हो सकता है दो मैट्रिक्स। अभी हम लोग देखे हैं। चलिए दूसरा, ए बी एंड बी ए both are exist and AB is not equal to BA। तीसरा एक ये हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों का प्रोडक्ट निकाले तो वो बराबर नहीं हो। तीसरा केस ये हो सकता है AB and BA both are exist and ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, है ना। ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए। चौथा केस, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट बट, चाहे एंड कह दीजिए, एंड बी ए एग्जिस्ट, यह भी हो सकता है। पांचवा हो जाएगा ए बी एंड बी ए both are not exist। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, मैट्रिक्स पर डिपेंड करेगा, इसमें से किसी भी तरह का रिजल्ट आ सकता है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि प्रोडक्ट करते कैसे हैं। आइए तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। देखिए पहले एक छोटा सा हम मैट्रिक्स लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 2 1 एक मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर का है। बी एक मैट्रिक्स लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर को लेकर आप समझ गए हैं, तो अपने से भी आप कोई मैट्रिक्स चुन सकते हैं। तो देखिए इसमें कॉलम देखेंगे, इसमें कॉलम कितना है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसमें रो 2 हो। तो मान लिया जाए कि 1 1 ले लेते हैं, बस इतना ही मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो इसको क्या कहेंगे 2x1। अब बताइए कि क्या ए बी पॉसिबल है। तो लिखेंगे हमेशा नंबर ऑफ columns in A is equal to number of rows in B, therefore AB is possible या AB exists या A and B both are conformable for product। अब देखिए ध्यान से, A और B निकालना है पहले, जो A B संभव है। तो आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए।
जब प्रोडक्ट करना होगा ना तो उल्टा कर देंगे, टेस्ट करना होगा तो कॉलम रो, और जब प्रोडक्ट करना होगा तो रो और कॉलम। तो पहला रो क्या है, देखिए यहाँ 1, क्या है 1, थोड़ा जगह छोड़ के +1 लिख दीजिए। 1 + 1 क्या किए, 1 + 1। अब ये कितना बार लिखिएगा, तो एक ही बार। कहाँ है कि इसमें कॉलम कितना है, 1 है। कॉलम कितना है जी, 1 है, इसलिए सिर्फ एक बार इसको लिखेंगे। देखिए, तो इसको और हम छोटा कर लेते हैं, बस एक बार लिखेंगे। दूसरा रो को भी हम लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2 + 1, एक बार। रो का काम खत्म, 2 ही रो था ना। अब बारी आ गई कॉलम की, तो एक कॉलम है। कॉलम को ऐसे लेकर आएंगे, देखिए यहाँ से इसको ऐसे लेकर आएंगे और यहाँ से इसको ऐसे लेकर आएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए 1, यहाँ लिख दीजिए 1, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, और इसी चीज को नीचे उतार दीजिए फिर 1 और 1। समझ गए ना। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 1 और 1 मिल के क्या हुआ 2, 2 और 1 मिल के क्या हुआ 3। तो यह प्रोडक्ट हो गया, और इसका ऑर्डर कितना हुआ, देखिए ध्यान से आप लोग, तो 2/1। अब देखिए ये 2 और ये 2 कॉमन हो गया, तो 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला ना। तो ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट को ऐसे ही निकालेंगे। अब एक दूसरा सवाल, A = 1 1 2 1, यही सवाल लेते हैं। और B = 1 1 2 1, ऐसा सवाल लेते हैं। ये 2/2 हुआ, यह भी 2/2 हुआ। यदि इस ऊपर वाला सवाल में आपसे पूछा जाए कि इज बी ए पॉसिबल, तो आप क्या कहेंगे, नो। या आपसे खाली पूछा जाए फाइंड बी ए, तो आप क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल। हाँ, नॉट पॉसिबल। समझ गए ना। चलिए अब दूसरा हम लेते हैं, ए बी, थोड़ा सा अंतर कर दिए। इसमें देखिए पहले समझ लीजिए, इसमें एक ही कॉलम है और इसमें 2 कॉलम हो गया। अब देखिए क्या ए बी संभव है, तो आप कहेंगे हाँ। तो वही काम कीजिए। देखिए 1 + 1, पहला रो को काम किए हैं। देखिए यहाँ पहले बोर्ड पर देखिए 1 + 1, पहला रो उठाए हैं, दोनों को ऐड कर दिए हैं। अब इसको एक बार और लिखेंगे। काहे कि इसमें 2 ठो कॉलम है। कितना कॉलम है जी, 1 2 कॉलम है। तो फिर से लिखिए 1 + 1, 2 बार लिख देंगे। समझ गए ना। अब सोचिए यदि इसमें 3 कॉलम रहता तो एक बार और लिखते, 4 कॉलम रहता तो एक बार और लिखते, 5 कॉलम रहता तो एक बार और लिखते। अब आइए, लेकिन 2 ही है। अब दूसरा है 2 + 1, एक बार और लिख दीजिए 2 + 1, तो पहला रो का काम खत्म हो गया। अब यहाँ कॉलम पर आइए 1 1, तो यहाँ लिखिए 1 1, डॉट है बीच में, इसी को उतार दीजिए 1 1, डॉट है। अब उसको लिखिए 2 1, और फिर यही उतार दीजिए 2 1। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 1 और 1 मिल के 2 हुआ, तो 2 लिखिए। 2 और 1 मिल के 3 हुआ, 2 और 1 मिल के 3 हुआ, 4 और 1 मिल के 5 हुआ। तो यह 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब देखिए, अब इसका बीए के बारे में सोचिए, तो क्या बीए पॉसिबल है, हाँ बीए संभव है। तो बीए जब निकालेंगे ना, तो बी का कॉलम अब देखेंगे। तो देखिए बी का कॉलम क्या है 1 2, तो यहाँ लिखिएगा आप 1 + 2। कई बार लिखिएगा, 2 बार, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है। फिर लिखिए 1 + 2, फिर 1 + 1, फिर 1 + 1, ऐसे इसको बंद कर दीजिए। अब आइए, इसका रो का काम खत्म हो गया। ये कॉलम है 1 2, तो यहाँ लिखिए 1 2 1 2, फिर लिखिए 1 2, ऐसे पहला कॉलम उतार दिए। 1 1, तो यहाँ 1 1, और इसमें तो नीचे यही 1 1 जो है आप लिख देते हैं। आगे बढ़िए 2 4 और 1 कितना हुआ 5, ये 2 और 1 कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 3,
और ये कितना हुआ 2, ये भी 2/2 का है। तो यह ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है ना जी, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। देखिए तो यह इक्वल मैट्रिक्स है नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। मिटा दें। देखिए अब इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप लोग निकाल सकते हैं, बस यह ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन बोलो, जो प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। हाँ, एक मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, दूसरा मैट्रिक्स है ए बी ए माइनस बी और बी और ए, इसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, बोलिए। तो ये 2/2 और ये 2/2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। देखिए जब स्क्वायर मैट्रिक्स रहे और सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे, समझ गए ना, तो ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हो जाता है। तो कैसे करेंगे, आइए देखा जाए। इक्वल टू एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो इसका रो लेंगे, तो क्या करेंगे ए प्लस बी, देखिए क्या करिए ए प्लस बी, और इसको कई बार लिखेंगे, बोलिए 2 बार। तो फिर लिख दीजिए ए प्लस बी। अब आइए दूसरा रो है माइनस बी प्लस ए, फिर यहाँ माइनस बी प्लस ए, ऐसा। अब ये देखिए पहला कॉलम ए बी, तो ए को यहाँ रखिए, बी को यहाँ रखिए, और इसके नीचे ए और बी को जैसे था वैसे लिख दिए। दूसरा माइनस बी, तो यहाँ माइनस बी कहिए और ए कह दीजिए, यहाँ माइनस बी कहिए और ए कह दीजिए। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए तो क्या होगा, इज इक्वल टू ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखिए माइनस ए बी प्लस बी ए, फिर माइनस बी ए प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस, बोलिए क्या होता है बी स्क्वायर और होता है ए स्क्वायर। अब इसको सजा दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 0, ये डिजिट है, बी ए और ए बी डिजिट है, इसलिए यह इक्वल होगा। ये 0 और यह भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, 2/2, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे। अब एक हम लोग 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बड़ा लेकर भी देख सकते हैं, तो इसी प्रोसेस से आप पढ़ सकते हैं ना। बता दें कि आप लोग अपने से फिर अब ट्राई कीजिएगा। 3/3 ऑर्डर का अगर 2 मैट्रिक्स है तो वैसे ही उसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसमें 3 रो लेंगे और 3 रो के 3 एलिमेंट को प्लस करेंगे, और कितना बार करेंगे 3 बार, 3 टाइम्स, इसलिए कि उसमें 3 कॉलम्स होगा। चलिए दूसरा एक सवाल लेते हैं। हो गया, जल्दी लिखिए। चलिए आप लोग देखें, I2 के बारे में तो जानते हैं ना, I2 क्या होता है? हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और I2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, आप लोग पढ़ते रहिए जी, 2/2। I3 का मतलब इसी तरह से लिखिए था आप लोग। I3 माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो 1 0 0 0 1 0 0 और 1, ये तो बताए थे। चलिए
अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, 4 2 -3 1, और आपसे कहा जाए कि प्रूव दैट AI2 इज इक्वल टू I2A। समझ गए ना, ये प्रूफ करना है। तो आइए देखा जाए। पहले हम लिखेंगे AI2, ए कितना है बोलिए, 4 2 -3 1। I2 कितना है बोलिए, हाँ 1 0 0 1। वेरी गुड। क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है? है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितना है, 2। इसमें कितना रो है, 2। तो प्रोडक्ट करने का जो रूल है वो लगा दीजिए। देखिए 4 + 2, बताइए कितना बार। इसको और एक बार लिखेंगे ना, चलिए तो ये हो जाएगा 4 + 2। वेरी गुड। ये देखिए -3 + 1, और फिर एक बार लिखेंगे -3 + 1। इसमें के रो का काम कर लिए हम लोग। अब कॉलम की बारी है। 1 0, तो यहाँ 1 0 कह दीजिए, यहाँ 1 0 फिर से नीचे लिख दीजिए। 0 1 कह दीजिए, और 0 1 फिर से लिख दीजिए। अंश बताइए, 4 और 1 के बीच में ये 41 है या इंटू है? इंटू है। वेरी गुड। तो ये सब इंटू है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ध्यान से आप लोग, 4 और 0 तो 4 हुआ ना, 0 और 2 तो 2 ही हुआ, -3 और 0 -3 हुआ, और ये 1 हो गया। देखिए तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल गया। तो पहले भी आप सीखे हैं ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें मैट्रिक्स ही मिल जाता है। जैसे AI2 में मल्टीप्लाई किए तो हमें A मिल गया। तो देखिए ध्यान से, तो हम कह सकते हैं AI2 = A। अब देखिए नाउ ये आप लोग कीजिएगा, I2 को पहले रखिए, A को बाद में रखिए, तब क्या हर्ज है? हाँ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर लिखिएगा 4 2 -3 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से वही रिजल्ट मिल जाएगा, 4 2 -3 और 1। इसलिए प्रूव हो गया ना। I2 और A, I2 को पहले रखना, A को बाद में रखना, और मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसका अप्लाई करना, तो फिर से सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसलिए हमारा ये प्रूव हो गया है। AI2 = I2A। इससे आप एक और चीज सीख गए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है। क्या होता है जी? कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे। पहले आप कुछ प्रॉपर्टी देखिए। जैसे मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देखा, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज देखिए। मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है कि नहीं? होता है, यस। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल नॉट कम्यूटेटिव, होता भी है और नहीं भी होता है। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहला क्या है लिख लीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज, एक ही बात है। लिखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not
कम्यूटेटिव, जेनरली, ये शब्द लगाना पड़ेगा, समझ गए ना। काहे कि नट कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जेनरली का मतलब होगा कि होगा नहीं भी होता है और होता भी है। इसको दूसरे तरीका से आप क्या बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, समझ गए। और दूसरा इसका प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एमएम कह दें। व्हाट डू यू मीन बाय एमएम, बोलिए क्या समझते हैं एमएम से। हाँ, मैट्रिक्स क्या सर बोले थे? अरे सर ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव जानते हैं ना, साहचर्य नियम का पालन यह करता है, एसोसिएटिव होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करता है। कैसे, तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। देखिए 3 इसमें मैट्रिक्स लिया जाता है, कौन सा है, ए और देखिए बी प्लस सी। ऐसे अगर कोई 3 मैट्रिक्स लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो यह मैट्रिक्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिव नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चौथा क्या प्रॉपर्टी है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स होता है। अभी अभी आप देखे हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स क्या होता था, जीरो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसका एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स होता था, सेम ऑर्डर का, समझ गए ना। और यहाँ पर क्या होगा, हाँ, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा समझते हैं ना। तो देखिए इफ ऐसे लिख लीजिए, ए बी a matrix of order n। अब देखिए ऑर्डर n खाली कहने का मतलब जानते हैं क्या होता है, n बाई n। ऑर्डर n कहने का मतलब क्या हुआ, n बाई n। ऑर्डर m कहने का मतलब क्या हुआ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को कभी कभी हम लोग इतना से ही करते हैं। तो ऑफ ऑर्डर n बाई n भी कह दे या ऑर्डर n कहते हैं, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं तो इफ ए मैट्रिक्स ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, लिखिए देन देयर एग्जिस्ट समझते हैं ना। yes. या ऐसे लिख लीजिए आई एन बी द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, ठीक है। देन ए आई एन बराबर आई एन ए बराबर ए। हियर आई एन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। और ऐसे भी कह सकते हैं, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n if there exists in such that in is equal to ina is equal to a। और अभी अभी हम लोग एक प्रॉब्लम को इसको दिखाए हैं, एक प्रॉब्लम के द्वारा इसे साबित किए हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझ में आ गया ना। वह मैट्रिक्स जो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स अगर मिले हमें, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं जी, बोलिए जल्दी। चलिए अब देखिए मैट्रिक्स का इन्वर्स भी होता है
लेकिन अभी हम लोग इन्वर्स नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। इन्वर्स थोड़ा बाद में सीखेंगे, कुछ और चीज़ जानेंगे, उसके बाद इन्वर्स सीखेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखिए, आप कोई मैट्रिक्स अगर ए हो, दूसरा कोई मैट्रिक्स अगर बी हो, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं और यह प्रोडक्ट अगर जीरो मैट्रिक्स हमें मिल जाए, जीरो मैट्रिक्स समझते हैं ना। यस। अब इसका मतलब समझिए कि यदि ए और बी का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो तो जनरली आप क्या क्या बात समझ सकते हैं। पहला समझेंगे कि आइदर ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो मैंने समझते हैं, मैंने ए जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स है। आर बोलिए बी इज इक्वल टू जीरो, बी जीरो मैट्रिक्स है। आर ए इज इक्वल टू जीरो एंड लगा है बी इज इक्वल टू जीरो। या तो ए जीरो मैट्रिक्स हो या बी जीरो मैट्रिक्स हो या दोनों जीरो मैट्रिक्स हो, तभी उसका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स होगा। ये जनरल रूल है मैट्रिक्स के लिए। नंबर सिस्टम में तो ये यही होता है और कोई दूसरा नहीं होता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा होता है। देखिए इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मैंने समझ गए, यस सर, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यह भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। यानी दैट इज ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स जी? टू नॉन जीरो मैट्रिसेज, ठीक है ना। फिर भी ए और बी जीरो मैट्रिक्स हो जाता है, या बी इंटू ए यह जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। और ऐसा एग्जाम्पल हम लोग को मिलेगा, उस एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स नॉन जीरो होता है और उसका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये स्पेशली मैट्रिक्स में ही ये पॉसिबल है, नंबर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में केवल ये होगा और मैट्रिक्स में ये और ये दोनों होगा, समझ गए। चलिए, तो यह भी एक प्रॉपर्टीज है। अब देखिए कैंसिलेशन लॉ, जब हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड गुड कर रहा था। मैट्रिक्स एडिशन ओबेज कैंसिलेशन लॉ, बट इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट ओबे द कैंसिलेशन लॉ। कारण क्या है? कारण यही है, समझ गए ना, कि पता नहीं चलता है कि वो जीरो है कि नॉन जीरो है, इसीलिए कैंसिलेशन लॉ इसमें लागू हो भी जाता है और नहीं भी होता है। ये सबको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। आइए देखा जाए, इसको मिटा दें। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप लोगों को प्रोडक्ट भी सीखने को मिल जाएगा। देखिए 0 0 0 1, बताइए क्या यह नॉन जीरो मैट्रिक्स है? यस सर। चलिए 2 0 0 0, क्या यह भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है? यस। चलिए अब सी एक ले लीजिए मैट्रिक्स, कोई भी नंबर ले लीजिए, फिर सी ले लीजिए 1 0 0 0, ऐसा। तो सबसे पहले आप देखिए ए और बी निकालिए, निकाल के बताइए तो आप लोग। ये भी तो पॉसिबल है ही, तो 0 + 1 ये रो है, दो बार क्योंकि दो कॉलम्स है, 0 + 1 कह देंगे, फिर 0 + 0 और फिर एक बार 0 + 0, रो का काम खत्म। कॉलम्स 2 0, तो यहाँ 2 0 कह देंगे और इसके नीचे 2 0 ऐसे ही लिख देंगे, फिर 0 0 कह देंगे, 0 0 कह देंगे। ये तो डॉट है, आपको पता ही है। अब इसके बाद इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए
जीरो, फिर क्या लिखते हैं जीरो, फिर लिखते हैं जीरो और फिर लिखते हैं जीरो। तो जो बात हम लोग नियम पढ़े वो यहाँ लागू हो गया ना कि ये दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब बी ए भी आप निकाल कर देख सकते हैं और ए और सी भी निकाल कर आप देख सकते हैं, समझ गए ना। तो जितना भी निकालना है आप निकाल लीजिए और उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए यदि ए बी इज इक्वल टू ए सी हो, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो तो नंबर सिस्टम में जनरली क्या होता था, ए और ए आप कैंसिल कर देते थे। या अगर मान लेते हैं कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस सी कोई मैट्रिक्स होता था तो ये कैंसिलेशन लॉ इसमें लागू होता था। तो आप कह सकते थे कि बी इज इक्वल टू सी, हम लोग सीखे हैं ए और ए माइनस ए को लेकर ऐड करते हैं और ए माइनस ए जीरो हो जाता है, जीरो प्लस बी जी बी और जीरो प्लस सी सी, तो ये बराबर हो जाता है, ये ओके है। लेकिन ये जब हम ऐसा कहें है ना तो डज नॉट इम्प्लाई, ऐसे कह दीजिए डज नॉट इम्प्लाई दैट बी इज इक्वल टू सी। देखिए ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कभी कभी होगा और कभी कभी नहीं होगा। बहुत सारा एग्जाम्पल है उसके द्वारा आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे एक मैट्रिक्स हम लोग ले ले, ए मैट्रिक्स लेते हैं, ए कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए 3 5 2 1, अपने से भी ले सकते हैं लेकिन वही है कि चुन कर लेना पड़ेगा। फिर 9 - 5 और फिर ले लेते हैं 5 - 4, फिर एक सी ले लेते हैं कैंसिलेशन लॉ के लिए 5 3। आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए तो पहले आप ए बी निकालिए, फिर ए सी चाहिए तो ए में सी को निकालिए, ए और सी का प्रोडक्ट निकालिए। तो ये भी आप निकाल सकते हैं, निकाल कर देख लीजिए। और फिर बी सी भी निकाल लीजिए। आप देखेंगे प्रोडक्ट निकालना तो आप जानते हैं ना। देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि ए सी और बी सी ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट निकालिएगा। अब बताइए ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि क्या बी ए और सी और सी कैंसिल हो गया तो ए और बी इक्वल है, नहीं ना है। यहाँ देखिए मैट्रिक्स में देखिए ए और बी इक्वल है, नहीं है। ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी आ रहा है, आप प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा, ये अपने से निकालिएगा। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड गुड। ओके चलिए अब लिखिए द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ a square matrix, the positive integral powers of a square matrix। देखिए the positive integral power of a square matrix अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हम कहते हैं ए स्क्वायर, जैसे कहते हैं ए क्यू, जैसे कहते हैं ए 4, जैसे कहते हैं ए 5, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल माने इंटीजर से बना पॉजिटिव। अब ऐसा नहीं कि ए का पावर -3 कह दे, ए का पावर -1/2 कह दे, ए का पावर 3/2 कह दे,
तो इस तरह के अभी मैट्रिक्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए, तो मैट्रिक्स का जो रूल है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, इसका पावर अगर 1 कहेंगे तो जानते हैं ये मैट्रिक्स जो है वही नियम का पालन करता है जो नंबर सिस्टम में आप इस फॉर्मूला को जानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है जी। क्या अंतर है? यह ए स्क्वायर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर होता है। जैसे एग्जांपल लिखिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है 1 0 2 1 और हमको कहना है कि फाइंड ए स्क्वायर, तो इसका मतलब आप समझते हैं ना, तो लिखिएगा ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए, यानी कि 2 बार वही मैट्रिक्स को लिख दीजिए। समझ गए ना? 1 0 2 1। अब आप इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, बोलिए तो। यस सर। जो प्रोडक्ट का नियम है बस उसी से कर दीजिए। तो 1 प्लस 0 1 प्लस 0, फिर 2 प्लस 1 2 प्लस 1 1 2 1 2, फिर 1 0 0 1 0 1 बराबर रिजल्ट कह दीजिए। तो इस तरह से ए स्क्वायर निकल गया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ए क्यू निकालिए, तो ए क्यू भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, ए क्यू बराबर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो आ चुका है और ए को यहाँ लिख दीजिए, और फिर जो है प्रोडक्ट का जो रूल है उसका आप यूज कीजिए, तो ए क्यू आपका निकल जाएगा। समझ गए ना? तो किसी भी मैट्रिक्स का यह इंटीग्रल पावर की बात है। चलिए अब देखिए, एक सवाल आप लोगों के लिए और तेजी से कीजिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 1 2 3 हम लेते हैं और यहाँ 1 2 और अगर 3 लेते हैं, तो बताइए कि क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, और यदि है तो कितना होगा? पहले यस या नो में उत्तर दीजिए। हाँ, 3/1 है और यहाँ क्या है जी? 1/3 है। कॉलम्स कितना है? 1। रो कितना है? 1। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है। अब प्रोडक्ट करेंगे कैसे, बोलिए? पहला रो लेंगे, रो में तो बस वही है, ये है, तो खाली 1 कह देंगे। क्या कह देंगे जी? 1। और इसको कितना बार लिखेंगे? 1 को कितना बार? नहीं, एक बार नहीं, रो में अकेले है तो 1 तो लिख दिया, प्लस नहीं किए। अगर 1 2 कुछ रहता तो 1 + 2 करते, 1 + 3 करते, प्लस नहीं किए। लेकिन इसको कितना बार लिखेंगे? एक बार नहीं, 3 बार 3 बार। इसमें कॉलम देखेंगे, कॉलम कितना है? हाँ, इसका रो और इसका कॉलम, तो कॉलम कितना है? 3। तो लिखेंगे 1 1 और 1, 3 बार लिख दिए। अब आइए, ये 2 2 और 2, 3 बार लिख दिए। ये 3 3 और 3, 3 बार लिख दिए। अब क्या काम करेंगे? कॉलम, पहला कॉलम क्या है? 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, वही उतार देंगे, वही उतार देंगे। 2 लिखेंगे, 2 2 2, 3 लिखेंगे, 3 3 3। और जैसा आप जानते हैं ना, ये क्या होता है? डॉट। क्या होता है जी? डॉट। अब इसको कर दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ और 9 हुआ। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला। अब इस तरह का कोई भी कर सकते हैं कि नहीं? तो जितना भी प्रोडक्ट का क्वेश्चंस है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है साबित करने का प्रयास कीजिए। चलिए, हो गया, मिटा दें। कभी कभी ऐसे आपसे पूछेगा कि इफ ए इज टू इतना, ऑर्डर जो भी हो, बी इज टू इतना, देन प्रूव दैट ए बी इज टू बी ए। या कभी ये पूछेगा
ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ऐसा करके आप दिखा सकते हैं ना। अब देखिए एक प्रॉब्लम है कि इफ ए इज इक्वल टू इतना देन सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू इतना cos 2 थीटा sin 2 थीटा। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, और ए फिर यही चीज मैट्रिक्स दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब इसका प्रोडक्ट करने का जो तरीका है 2/2 2/2 नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए प्रोडक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट करते कैसे हैं, तो देखिए cos थीटा प्लस यहाँ sin थीटा, और इस रो को दो बार, चूंकि इसमें दो कॉलम है तो फिर लिखेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा ऐसे। अब ये है माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा, फिर दो बार माइनस sin थीटा और प्लस cos थीटा। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो का काम हम कर लिए। अब सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ लिख देंगे cos थीटा और यहाँ लिख देंगे माइनस sin थीटा cos थीटा, और सेम टू सेम यहाँ पर वही हम रिपीट कर देंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम का हमारा काम हो गया। अब ये सेकेंड कॉलम sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ sin थीटा यहाँ cos थीटा, यहाँ पर sin थीटा और यहाँ पर cos थीटा। अब इसको यदि हम कहें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये sin थीटा cos थीटा, तो इसका मतलब है कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाता है। ये माइनस माइनस कॉमन हो गया, तो इसका मतलब हुआ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाता है। ये कहीं और cos स्क्वायर हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। जब आगे हम पढ़ेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा कहते हैं। यहाँ माइनस हो जाएगा और sin 2 थीटा और फिर यहाँ पर cos 2 थीटा इज इक्वल टू RHS, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में यदि हम रूल्स जानते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है इफ P इज इक्वल टू x0 0 0 y 0 0 0 z। P एक मैट्रिक्स है, Q एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं C। अब आपसे क्वेश्चन हो कि फाइंड PQ एंड QP, तो सबसे पहले हम PQ निकालेंगे, और यह मैट्रिक्स प्रोडक्ट के लिए कन्फर्मेबल है। PQ भी पॉसिबल है और QP भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है। नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, और यदि QP निकालेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, इसीलिए दोनों ही पॉसिबल है PQ एंड QP। अब यदि हम PQ निकालेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है फर्स्ट रो को देखेंगे यहाँ और सबको ऐड कर देंगे x प्लस 0 प्लस 0, और इसको कितना बार लिखेंगे तो इसमें 1 2 3 कॉलम्स है, रिपीट कर देंगे x प्लस 0 प्लस 0, और एक बार फिर कहेंगे x प्लस 0 प्लस 0 3 बार।
अब दूसरा वाला रो को लेंगे 0 प्लस वाई प्लस 0, 0 प्लस वाई प्लस 0, 0 प्लस वाई प्लस 0। अब उसके बाद तीसरा रो लेंगे 0 प्लस 0 प्लस जेड, 0 प्लस 0 प्लस जेड, 0 प्लस 0 प्लस जेड, और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। उसके बाद अब इसमें रो का काम खत्म हो गया, कॉलम्स की बात आएगी। तो A0 0, तो यहाँ लिखेंगे A0 0, और सेम चीज को हम यहाँ लिख देंगे A0 0, A0 0 ऐसे। अब सेकंड कॉलम लेंगे 0B0, तो 0B0, 0B0 और 0B0, सेम चीज को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। थर्ड कॉलम 0 0 C है, तो यहाँ 0 0 C कहेंगे, 0 0 C कहेंगे, 0 0 C कह देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे PQ इज इक्वल टू, तो यहाँ XA केवल हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, फिर ये तीनों 0 हो जाएगा, यहाँ Y भी हो गया और यहाँ 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया और ZC हो गया ऐसे। इसी तरह से सिमिलरली आप QP भी निकाल सकते हैं और सेम रिजल्ट आएगा, यहाँ PQ और QP इक्वल हो जाएगा। अब एक दूसरी बात ध्यान में रखना है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखिए यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है और यह भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डायगोनल ही हो रहा है, तो इससे एक रूल भी आपको सीखने को मिला कि यदि हम दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है। और यदि MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यदि आपसे पूछा जाए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, तो बिना आप इतना काम किए जब शो करके दिखाना है तो स्टेप से दिखाना होगा। डायरेक्ट MCQ है तो बिना कलम चलाए आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। देखिए डायगोनल एलिमेंट जो x है वो a से मल्टीप्लाई होकर इसका डायगोनल मिल गया A11, फिर y का b के साथ मल्टीप्लाई करके A22 मिल गया और z का c के साथ मल्टीप्लाई करके ZC यानी कि A33 मिल गया। और जैसा कि आप जानते हैं A11, A22 और A33 यही डायगोनल एलिमेंट्स होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को देख रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है उसका यूज कर रहे हैं, अप्लाई उसका कर रहे हैं। अब देखिए एक दूसरा सवाल लेते हैं। इफ A is equal to 3 1 minus 1 2, so that A square minus 51 5A plus 7I is equal to 0। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी को दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड एफ ए वेयर a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 माइनस 1 2। तो दोनों जो प्रॉब्लम है वो एक ही है, पूछने का तरीका अलग है। अब देखिए A एक मैट्रिक्स है तो इसको भी वैसे ही हम लोग बनाएंगे, x के जगह पर जहाँ जहाँ है A रख देंगे, तो क्या हो जाएगा FA बराबर A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7। और देखिए ध्यान से 7 यहाँ एक नंबर है और मैट्रिक्स की जब बात हम करेंगे तो अपने से इसको हम A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I माने यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है उतने ऑर्डर का हमारा I होता है, इसको I2 भी हम कह सकते हैं। यहाँ I का मतलब है हुआ I2 माने सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स 2 नहीं भी लिखा जाए तो चूंकि यह मैट्रिक्स ए जो है 2x2 ऑर्डर का है, इसीलिए यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का ही होगा। अब हम कैसे इसको निकालेंगे, तो ये निकाला जाए और चाहे ये निकाला जाए, इसको साबित कर दिया जाए 0 के बराबर। तो हमें पहले चाहिए ए स्क्वायर, तो ए और ए आप निकालना जानते हैं, 3 1 माइनस 1 2 और यहाँ हो गया 3 1 माइनस 1 और 2। तो देखिए 3 प्लस 1 ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब यहाँ पर 3 माइनस 1 ऐसे, तो 3 और माइनस 1 ऐसे, यहाँ 1 यहाँ 2, तो फिर यहाँ 1 यहाँ 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9 और माइनस 1 तो 8 हो गया, ये 3 और 2 5 हो गया, माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 हो गया, और 2 माइनस 1 1 हो गया। तो ए स्क्वायर हमारा निकल गया। अब देखिए 5a चाहिए, तो 5a का मतलब हुआ कि 5 और मैट्रिक्स ए है 3 माइनस 1 और 2, तो 5 सब में चला जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस 5 होगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 5a भी निकल गया। अब आपको चाहिए 7i, तो 7i का मतलब हुआ 7, और ये सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हुआ, इसका मतलब हुआ कि 7 0 0 7। तो ए स्क्वायर निकल गया, 5a निकल गया और 7i निकल गया। अब आप LHS में इसको रख दीजिए, तो देखिए LHS जब हम लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, तो 8 5 माइनस 5 1 माइनस है 5i का वैल्यू हम लिख देंगे 15, 5 माइनस 5 और 10 और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 7 0 0 7। अब आप जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा और घटाया जाता है, तो ये 7 और 8 15 में से 15 गया 0, ये 5 और ये माइनस 5 0, माइनस और माइनस प्लस 0, और ये 10 है और ये जो है माइनस 10, ये 1 है और यहाँ 7 है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ठीक है। तो देखिए ये भी 0 ही होना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन देख लेंगे आप लोग, तो 0 यानी कि ये 0 मैट्रिक्स हो गया है ना। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स को हम लोग निकालते हैं। एक ये 5 है, ये माइनस 10 हो गया और ये हो गया 7, तो 7 और 8 हुआ, 8 में से 10 गया तो माइनस 2 हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, 0 मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देख लीजिए कहाँ गलती हो गया है, 3 3 9 और माइनस 1 8 हुआ, 3 और 2 5 हो गया, माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 हो गया। हाँ 2 इंटू 2 4 होता है और 4 में से 1 गया तो यहाँ 3 बच गया, यही गलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, बस अपन गया, देखिए 7 और 3 10 माइनस 10, ये 0 हो गया। तो इस तरह से ऐसे इस प्रॉब्लम को बनाएंगे, कैलकुलेशन पर ध्यान रखना होगा। अब देखिए इस तरह से प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब एक सवाल लेते हैं, फाइंड द वैल्यू of x such that 1x1 132 251 1532 12x इज इक्वल टू 0। देखिए तो इसमें x का वैल्यू निकालना है,
तो हम देखेंगे कि यह जो है ना 1/3 ऑर्डर का है, यह 3/3 ऑर्डर का है। पहले इसका और इसका देखें कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो इसका कॉलम कितना है 3 और इसका रो कितना है 3, यानी कि प्रोडक्ट हो सकता है। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले इस दोनों का करते हैं। तो बस कहेंगे हम क्या 1 + x + 1, इस रो को हम आपस में ऐड कर देते हैं। और इसको कितना बार लिखेंगे, तो इसमें 3 कॉलम्स है तो 3 बार लिखेंगे। तो 1 + x + 1। अब इसका हम कॉलम को उठाते हैं 1 2 5, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 और यहाँ लिखेंगे 15, ऐसे है ना। 1 2 15 ये पहला कॉलम हुआ। दूसरा कॉलम 3 5 3 3 5 3, ये जो है ऐसा हो गया। और एक बार और लिखेंगे हम 1 + x + 1, क्योंकि ये 3 कॉलम्स है तब इसमें 2 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 1 2 और इसको बंद कर देंगे। अब देखिए ये सब प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, आगे जब लिखेंगे तो 1 और 15, तो ये 2x + 16 हो गया। अब यह आइए 5x और +6 हो जाएगा, 3 और 3 मिलकर, और यहाँ हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। और मैट्रिक्स बंद कर लेंगे। और इसके साथ ये जो है 1 2 x तो रहेगा ही, यहाँ पर 1 2 और x हम रखेंगे। अब देखिए इसका ऑर्डर 1/3 है और इसका ऑर्डर 3/1 है, कॉलम 3 है, रो 3 है, यानी फिर इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब क्या करेंगे, आगे दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट रो है तो यहाँ 2x + 6 ऐसे प्लस 5x + 6 और +x + 4 ऐसे लिख देंगे। अब एक ही बार लिखेंगे क्योंकि एक ही कॉलम है। अब 1 2 x, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ x लिख के ऐसे बंद कर देंगे। और आगे जब देखेंगे तो देखिए ये तो 2x + 6 से रह गया, ये 10x + 12 हो गया और ये x² + 4x हो गया ऐसे। और x का वैल्यू निकालना है तो ये जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सो समझिए जिस ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आपको जीरो मैट्रिक्स है, इसका यही मतलब हुआ 0 0 0। जीरो मैट्रिक्स का यहाँ मतलब लास्ट में वही होगा। ये जो है 1/3 है तो यह भी 1/3 है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल करते हैं, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो ये क्या हो जाएगा 2x + 6 = 0 या 10x + 12 = 0 या x² + 4x = 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2x = -6, x = -3, यहाँ पर 10x = -12, x = -12/10 और x × x + 4 = 0। तो x = 0 या x = -4। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे तो उसमें x का मान जो है, अब इसका कैलकुलेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कहीं भी अगर एक मिसिंग होगा, कहीं कैलकुलेशन में गलती होगा तो ये वैल्यू गलती हो सकता है। इसलिए इसको ठीक से आपको चेक एक बार कर लेना चाहिए कि कहीं कोई कैलकुलेशन में गुणा भाग करने में, प्लस माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में कोई गलती तो नहीं है। तो इसको जो है अगर कहीं कुछ गलती है तो इसको आप लोग सुधार लेंगे और वह इसी तरह से x का वैल्यू निकलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल कंसेप्ट का यूज है और उस क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे। देखिए
द प्रोडक्ट, या ऐसा कह दीजिए, सो दैट the product of the matrices दो मैट्रिक्स लेते हैं, A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, एक मैट्रिक्स A है, एंड B इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई साइन फाई और साइन स्क्वायर फाई, ये दो मैट्रिक्स है। इस दोनों का प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स when theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2। ये एक प्रॉब्लम है। अब इसको हम लोग दिखाना है कि इस दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा। तो देखिए, यह 2/2 ऑर्डर का है और यह भी 2/2 ऑर्डर का है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हो सकता है, तो हम प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, फिर इसको रिपीट करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ऐसा। अब देखिए नीचे है कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को रिपीट करते हैं कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो मैट्रिक्स का हम कॉस थीटा साइन थीटा, ये दो मैट्रिक्स का ये रो था, प्लस किए और इसको दो बार किए। क्यों दो बार किए? क्योंकि इसमें दो कॉलम है। अब इसका कॉलम लेंगे तो कॉस स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर फाई, तो निश्चित रूप से यहाँ कॉस स्क्वायर फाई नीचे हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस फाई साइन फाई, तो यहाँ लिखेंगे कॉस फाई साइन फाई, और यहाँ भी वही चीज लिख देंगे कॉस फाई और साइन फाई। अब यहाँ कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई साइन फाई, और यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर फाई। अब यही चीज कॉस फाई साइन फाई और यहाँ साइन स्क्वायर फाई, ये प्रोडक्ट का जो रूल है इसका हम यूज किए। अब देखेंगे आप कि कुछ इसमें से कॉमन निकलता है, तो क्या कॉमन होगा? कॉस थीटा और कॉस फाई, ये कॉस थीटा और ये कॉस फाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी? यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई अकेले बच गया और यहाँ प्लस बचा, और तब यहाँ साइन थीटा और साइन फाई बच गया, ऐसे। अब देखिए इसी तरह से इसका भी कॉमन निकालेंगे, इसका भी कॉमन निकालेंगे और इसमें भी कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकालने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा, मैं इसको केवल बता दे रहा हूँ, कॉस थीटा कॉस फाई, और यह एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा कि इसको लिखा जाता है कॉस थीटा माइनस फाई। और इसी तरह से यहाँ जो एलिमेंट मिलेगा, यहाँ जो एलिमेंट मिलेगा, यहाँ भी एलिमेंट मिलेगा, वो थीटा माइनस फाई के टर्म्स में ही मिलेगा, और प्लस कुछ कांस्टेंट होगा। अब देखिए थीटा माइनस फाई का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है कि थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2।
तो cos में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्या होता है? 0। ये ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़े हैं 2n + 1 पाई बाई 2 = 0। तो यदि थीटा माइनस फाई को ऑड मल्टीपल कह रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो इसका मतलब है थीटा माइनस फाई, देखिए कह रहा है कि थीटा एंड फाई डिफर बाई एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब है कि ये 0 होगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और 0 सभी एलिमेंट को 0 बना देगा, और इस तरह से हमें एक 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। तो नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मैट्रिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे और खूब प्रैक्टिस करते रहें।